बिहार की सियासत से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि नीतीश कुमार राज्यसभा सांसद के रूप में नियुक्त हो चुके हैं। दशकों तक बिहार की सत्ता में केंद्र रहे नीतीश कुमार अब दिल्ली की राह पकड़ चुके हैं। नीतीश कुमार के राज्यसभा सांसद बनने के बाद अब पटना का एक अणे मार्ग यानी सीएम आवास नए वारिश का इंतजार कर रहा है। कल शपथ ग्रहण है, लेकिन सस्पेंस खत्म होने की बजाय और गहरा गया है। क्या बीजेपी अपने किसी दिग्गज को कुर्सी पर बैठाएगी या गठबंधन से कोई चौंकाने वाला नाम सामने आएगा? आज इसी नीतीश पश्चात बिहार की राजनीति पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार नागेंद्र भाटी जी। नीतीश जी का दिल्ली जाना क्या बिहार के एक बड़े सियासी वैक्यूम यानी खालीपन की शुरुआत है? हम इसी विषय में उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि बिहार की कुर्सी पर कौन बैठेगा। सर, बिहार में कल को शपथ ग्रहण है और बिहार में हम नया सीएम देखेंगे और इस रेस में हम देख रहे हैं कि 4 नाम प्रमुखता से आगे चल रहे हैं। सबसे पहला नाम है जिनकी चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है, सम्राट चौधरी, जो बीजेपी के कद्दावर नेता भी माने जाते हैं और ओबीसी का यानी कि बड़ा चेहरा भी है। दूसरे नंबर पर आते हैं विजय कुमार सिन्हा, अनुभवी नेता हैं, सवर्ण वोट बैंक इन्हें माना जाता है। तीसरे नंबर पर नित्यानंद राय भी चल रहे हैं, जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं और अमित शाह के बेहद करीबी भी माने जाते हैं। चौथे नंबर पर हैं रेणु देवी, इन्हें अति पिछड़ा वर्ग से आने वाली महिला चेहरा माना जाता है। तो आपको क्या लगता है कि इन्हीं चारों में से कोई नया सीएम बन सकता है, या फिर हम देखेंगे कि बीजेपी इस बार फिर बिहार में हमें चौंकाने वाली है और कोई नया नाम सीएम की रेस में आगे आएगा? देखिए राज, यदि बिहार की बात करें तो बिहार के जो राजनीतिक हाल फिलहाल हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट यहाँ बीजेपी नहीं कर सकती है। और वैसे अभी चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, वहाँ पर्ची से मुख्यमंत्री का सिलेक्शन हुआ था, यानी जो पर्यवेक्षक बनाकर भेजे गए थे पार्टी की तरफ से, उन्होंने पर्ची से नाम निकाला और वो मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन यहाँ हमारी जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं संजय सरावगी, उनसे बात हुई थी तो उनका यही कहना था कि क्योंकि यहाँ गठबंधन में है तो बहुत ज़्यादा जो प्रयोग है वो बीजेपी यहाँ नहीं कर सकती है। लेकिन आप ये देखिए कि पहली बार बिहार में अब बीजेपी का सीएम होगा, ये साफ हो चुका है। अब तक बड़े भाई की भूमिका में जेडीयू होती थी, लेकिन अब जो भूमिका है वो चेंज होने वाली है। अब बीजेपी का मुख्यमंत्री बिहार को मिलने वाला है। अब सवाल ये है कि वो कौन चेहरा होगा, यानी किसके माथे जो ताज है सीएम का वो सजने वाला है, ये सबसे बड़ी बात है और ये चर्चा का विषय भी सबसे बड़ा है। दूसरी जो चर्चा हो रही है वो ये है कि पर्ची में नाम किसका निकलेगा। अभी आप देखिए कि एक दौर ऐसा था कि पर्ची में नाम नहीं निकला था तो शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री नहीं बने थे, लेकिन अब बिहार में वही पर्ची से मुख्यमंत्री का नाम तय करने वाले हैं। बिहार के पर्यवेक्षक वही हैं, उन्हें बनाकर भेजा गया है, यानी पर्ची में से किसी एक का नाम उन्हें निकालना है। अब आप देखिए कि यदि बीजेपी की बात करें तो जो नाम सबसे ज्यादा चर्चा में होता है उसे तो कम से कम नहीं बनाया जाता है। लेकिन जैसा हमने पहले कहा कि बिहार की स्थिति दूसरी है। कल तक यदि बात करें तो जो सीएम की रेस थी उसमें कहीं पीछे छूट गए थे सम्राट चौधरी, लेकिन आज सुबह से फिर उनका नाम चर्चा में आ रहा है और चर्चा ज्यादा उनके नाम पर इसलिए भी हो रही है कि उनका जो घर है वो उनके घर को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि सियासी टेम्परेचर लगातार किस तरह से बढ़ रहा है, क्योंकि एनडीए के जो नेता हैं उनकी बैठक भी उनके घर पर ही हो रही है। तो अब ये कयास लगाए जाने लगे हैं कि कहीं सम्राट चौधरी ही तो सीएम नहीं बनने वाले हैं, यानी कि उनके नाम की जो चर्चा शुरुआत से हो रही थी अब वो फिर कहीं रेस में सबसे आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि नित्यानंद राय का जो नाम है वो भी बना हुआ है और एक नई एंट्री इसमें हुई है संजीव चौरसिया की। उनके जो फादर हैं वो सिक्किम के अभी राज्यपाल हैं, तो और तीसरी बार के वो विधायक हैं और अच्छे मार्जिन से जीतने वाले विधायकों में उनका नाम है। तो संजीव चौरसिया का नाम भी इसमें जुड़ गया है। लेकिन देखिए, ये तो तय तभी होगा जब
पर्ची निकलेगी और शिवराज सिंह के पिटारे से किसका नाम निकलता है ये अब बहुत ज़्यादा वक्त नहीं रह गया है, स्थिति साफ हो जाएगी। लेकिन उससे पहले अब जो भूमिका है वो नीतीश कुमार की है। पहले नीतीश कुमार को इस्तीफा देना है, उसके बाद कोई मुख्यमंत्री बनेगा। और इस्तीफा देने से पहले नीतीश कुमार अपनी आखिरी जो कैबिनेट बैठक है वो करने वाले हैं। और इस औपचारिक कैबिनेट बैठक के बाद यह माना जा रहा है कि वो इस्तीफा देंगे और फिर आगे की कार्रवाई शुरू होगी, यानी सरकार बनने की जो कार्रवाई है वो शुरू होगी। तो देखिए, अभी मुझे ये लगता है कि शिवराज सिंह चौहान को भी ये नहीं पता होगा कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है। हालांकि जो पर्ची है वो वही निकालने वाले हैं, लेकिन लिफाफा बंद है, उससे किसका नाम निकलता है, कौन वो भाग्यशाली है, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन ये कुछ नाम हैं जिन पर चर्चा लगातार हो रही है। और यदि अब टॉप 3 की बात करें तो सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय और संजीव चौरसिया जो हैं उनके नाम बने हुए हैं। लेकिन जैसा हमने पहले ही कहा कि अभी शिवराज सिंह चौहान को भी नहीं पता है कि वो भाग्यशाली कौन है जिसका नाम पर्ची से निकलने वाला है। इस पूरे मामले में एक बात सबसे ज्यादा जोरों पर है कि नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना उनकी खुद की मर्जी थी या फिर ये बीजेपी की किसी रणनीति का हिस्सा है। और सवाल ये भी उठता है कि नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद जो उनकी पार्टी है जेडीयू, इसका भविष्य क्या होगा। देखिए, जहां तक नीतीश कुमार की बात की जाए, आप ये देखिए कि आप किसी सूबे के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो मुख्यमंत्री रहते हुए मुझे नहीं लगता कि कोई अपनी मर्जी से राज्यसभा जाएगा, क्योंकि बिहार का मुख्यमंत्री होना अपने आप में बड़ी बात है। तो कोई भी मुख्यमंत्री के पद को ठोकर मार के तो राज्यसभा नहीं जाना चाहेगा। कहीं ना कहीं सीएम फंसे हुए थे, यानी नीतीश कुमार कहीं ना कहीं फंसे हुए थे और उनकी नब्ज बीजेपी के हाथ में है। तो अब वही नब्ज दबाई गई है, जिसके चलते हुए उन्होंने सीएम पद छोड़कर राज्यसभा जाने का फैसला लिया है। तो आप ये मानिए कि आज 14 अप्रैल की वो तारीख है जिसमें अब नीतीश कुमार का जो युग है बिहार के अंदर उसका अंत होने वाला है। अब सियासत जो है वो दूसरी तरफ बढ़ेगी। लेकिन देखिए, मुख्यमंत्री कोई भी बने, लेकिन उसके लिए ये कांटों का ताज होगा, जो मुख्यमंत्री का ताज होगा, क्योंकि बहुत सारे काम नीतीश कुमार करके गए हैं। आप देखिए कि बिहार उन्हें किन हालात में मिला था और आज वो किस हालात में छोड़कर जा रहे हैं। कितनी योजनाएं उनकी थी जिनसे चाहे महिलाओं की बात करें या फिर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बात करें, उनकी एजुकेशन को लेकर बात करें या फिर जो विकास बिहार के अंदर हुआ है उसको लेकर बात करें, तो जो भी मुख्यमंत्री बनेगा उसके लिए चुनौती होगा। क्योंकि अब तुलना उनकी लालू प्रसाद यादव से नहीं होगी, बल्कि अपने खुद के सहयोगी नीतीश कुमार से होगी कि उन्होंने क्या क्या किया और अब आपको क्या क्या करना है। हम देख रहे हैं कि विपक्ष में जो वहाँ पार्टी है तेजस्वी यादव हर छोटे बड़े मुद्दे पर लगातार बोलते रहते हैं, लेकिन इस बार बिहार की राजनीति में इतना बड़ा तूफान आया हुआ है। नीतीश कुमार राज्यसभा जा चुके हैं और बीजेपी अपना वहाँ पर सीएम लाने वाली है। इसके बावजूद तेजस्वी यादव की जो खामोशी है वो किस ओर इशारा कर रही है, वो खामोश क्यों हैं? देखिए, वो खामोश इसलिए हैं क्योंकि वो अपनी खुन्नस निकाल नहीं पा रहे हैं। क्योंकि बीजेपी ने जो ये चाल चली है, आप ये देखिए पूरा विपक्ष एक सुर में ये कह रहा है कि यदि नीतीश कुमार को आपको दिल्ली भेजना था, राज्यसभा भेजना था, तो ये चुनाव के दौरान घोषणा करके आप दिखाते तो आपको पता चल जाता कि आप कितने पानी में हैं। यानी पूरा विपक्ष ये मानता है कि एनडीए की जो जीत हुई थी 2025 के चुनाव में वो नीतीश कुमार की वजह से हुई थी और नारा भी दिया गया था कि 25 से 30 बिहार में एक बार फिर नीतीश। लेकिन अब जो भी है वो पूरा एनडीए फैसला ले चुका है, तो सिर्फ अब
जो एक कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, क्योंकि देखिए बहुमत से सरकार बनती है, बहुमत एनडीए के पक्ष में है और पूरा जो विपक्ष है वो कहीं नहीं ठहरता हुआ दिखाई दे रहा। तो अब बहुत ज्यादा कुछ कहने का उनके पास है नहीं, सिर्फ वो यही कह रहे हैं कि बिहार की जनता ने 25 से 30 तक नीतीश को चुना था, लेकिन बीच में ही उनको हटा दिया गया और वो भविष्यवक्ता भी हो गए हैं। अब उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जेडीयू को तोड़ दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। ये सारी चीजें हैं जो उनकी खिसियाहट को दिखा रहा है। तो इसका मतलब हम ये समझें कि आने वाले समय पर जो बीजेपी है वो जेडीयू पर अधिकार जमा लेगी, मीन्स ये दोनों अलग अलग पार्टियां ना होकर ये बीजेपी का हिस्सा हो जाएगी। और दूसरा एक सवाल मेरा ये भी है कि क्या नीतीश कुमार जो राज्यसभा जा चुके हैं ये उनकी राजनीतिक सफर का अंतिम कदम है? इसके बाद क्या वो रिटायरमेंट लेने वाले हैं? बिल्कुल, देखिए इसके बाद बहुत कुछ बचता नहीं है किसी भी नेता के पास। वो हर सदन में जा चुके हैं, विधानसभा भी, विधान परिषद से भी जा चुके हैं, लोकसभा में भी जा चुके हैं, अब राज्यसभा जा चुके हैं, तो बहुत कुछ नहीं बचता है। लेकिन अभी भी बहुत सारी चीजें हैं। वो यदि गठबंधन चाहे और बहुमत में रहे तो राष्ट्रपति भी बन सकते हैं, उपराष्ट्रपति बन सकते हैं, किसी स्टेट का राज्यपाल भी उन्हें बनाया जा सकता है। तो देखिए, लेकिन एक्टिव सियासत का जो है वो अब उनका जो ढलाव की तरफ वो है, अब वो उस तरह से नहीं राजनीति में रह सकते हैं जैसे कि उनको जाना जाता था। आज वो इस्तीफा दे देंगे, अब नया अध्याय बिहार के अंदर शुरू होने जा रहा है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि कल को बीजेपी किसी नए चेहरे का ऐलान करने वाली है, कोई नया सीएम आने वाला है। हम बिहार में देखते हैं कि वहाँ गुंडाराज अपने पीक पर रहा था, नीतीश ने जिस तरीके से उसको संभाला। तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी जिस नए सीएम की वहाँ घोषणा करेगी वो नीतीश की तरह इसको बिहार को सुचारू रूप से चला पाएगी? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि जो भी सीएम बनेगा उसके लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि नीतीश कुमार की तुलना होती थी लालू प्रसाद यादव से, और जिस तरह की लालू प्रसाद के शासनकाल में स्थिति थी बिहार की, उसको बदलने में काफी हद तक नीतीश कुमार कामयाब रहे। तो अब जो भी सीएम बनेगा बिहार का, उसकी तुलना नीतीश कुमार से होनी है, उनके काम से होनी है। तो बड़ी चुनौती नए मुख्यमंत्री के लिए ये देखी जा रही है। तो अब देखिए किसका नाम सामने आता है, कौन बिहार का मुख्यमंत्री बनता है, लेकिन चुनौती बड़ी उसके लिए होगी। और चुनौती इसलिए भी बड़ी होगी, देखिए अभी नीतीश कुमार के लिए कहा जा रहा है कि वो पूरे एनडीए का मार्गदर्शन करेंगे, जो भी मुख्यमंत्री बनेगा वो बिहार की सरकार का मार्गदर्शन करेंगे। लेकिन आप देखिए अतीत के अनुभव से, जिसको भी मार्गदर्शक के तौर पर चुना है, खासतौर से बीजेपी नेताओं ने, आज वो कहाँ हैं। चाहे बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, LK अडवाणी की बात करें, मुरली मनोहर जोशी की बात करें, कितना मार्गदर्शन उनसे लिया है। तो आप ये समझिए कि जो सक्रिय राजनीति है उससे एक तरह से उनका ये संन्यास ही हो चुका है, क्योंकि अब केंद्र में बहुत कुछ वैसा है नहीं और बिहार से वो जा ही चुके हैं। तो आगे देखिए क्या होता है, सियासत है यहाँ। जब कई बार ऐसा लगता है कि ठहराव आ गया है और तुरंत ही जो चीजें हैं वो बदल भी जाती हैं, तो देखिए सियासत में कुछ भी अभी से भविष्यवाणी करना ये संभव नहीं है। हम बिहार में देखते हैं कि जो नीतीश कुमार के जो वोट बैंक हैं उन्हें लव कुश कहा जाता है। लव कुश का मतलब कुर्मी है, कोयरी हैं। तो जैसे ही नीतीश कुमार यहाँ से जा चुके हैं और बीजेपी का कोई नया चेहरा आएगा, तो क्या वो भी इस वोट बैंक को साधने में यानी कि सफल हो पाएगा, या फिर वो अपने वोट बैंक को खो देंगे? और इसका प्रभाव जो आने वाले इलेक्शन होंगे बिहार में, उस पर कितना फर्क पड़ेगा? क्या हम देखेंगे कि एनडीए वहाँ से जा सकती है और कोई दूसरी सरकार वहाँ पर आ सकती है? देखिए, ये सारा जो है डिपेंड करता है कि जो नीतीश कुमार के बेटे हैं उनकी क्या भूमिका सरकार में रहती है। उनको देखिए, वो एक्टिव तो हो गए हैं राजनीति में, तो एक तो उनकी भूमिका सरकार में क्या रहती है और फिर उनकी खुद की पार्टी में क्या रहती है, ये सारा तय करेगा कि जो नीतीश कुमार के भरोसे जेडीयू का वोट बैंक है वो किधर जाता है। यदि
निशांत कुमार की यदि बात करें, यदि उन्हें सरकार में अच्छी जगह दी जाती है और संगठन की यदि बात करें उसमें उनकी पकड़ रहती है, तो निश्चित तौर पर जो वोट बैंक अब तक चला आ रहा है वो पार्टी के साथ रहेगा। और सबसे बड़ी बात यही है कि जेडीयू में भी गुट बने हुए हैं। एक गुट वो है जो पूरी तरह से सरेंडर कर चुका है बीजेपी के सामने, और दूसरा गुट वो है जिनको ये लगता है कि इस तरह से आत्मसमर्पण नहीं करना चाहिए पार्टी को। पार्टी का अपना इतिहास है, अपनी उसकी सोच है, आइडियोलॉजी है, उसके हिसाब से भी चलना चाहिए। तो दो गुट बने हुए हैं। यदि आगे कुछ भी बीजेपी की तरफ से भी ये कोशिश हो सकती है कि पहले जेडीयू को तोड़ा जाए, लेकिन ये सब कुछ होगा 29 के आते आते, जब लोकसभा चुनाव होने होंगे। उस वक्त कुछ एक्सपेरिमेंट बीजेपी कर सकती है जो उनके समर्थन में है, जेडीयू के नेता उनको लेकर। लेकिन अभी मुझे नहीं लगता कि आने वाले 4 साल तक कुछ भी इस तरह का देखने को मिलेगा। निश्चित तौर पर नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना बिहार की राजनीति के एक अध्याय का अंत और दूसरे की शुरुआत माना जा रहा है। 15 अप्रैल किसके सर पर ताज सजेगा, यह देखना दिलचस्प होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन पेचीदा सवालों के जवाब देने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राज माहुर हूं और आप न्यूज़ वॉच इंडिया देख रहे थे।